नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो फेमस पर्सनैलिटी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ आतिशी मार्लेना जी के बाद। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनका बर्थ हुआ था 14 मई 1946, और जो टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ है वो क्वींस में है, और इनका जो बर्थ है वो मॉर्निंग का है। ये डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी इसकी जो स्क्रीनशॉट बनता है यानी थंबनेल बनता है उसमें दे चुका हूँ। तो 10:54 मॉर्निंग का इनका जन्म है। अब देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान में से हैं, और अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट होता है या इलेक्शंस में आता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। तो इनकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग तो होंगी ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनका जो लगन बनता है ये 5 नंबर यानी सिंह लगन बनता है। सिंह लगन के लोगों की खासियत होती है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कोई भी काम को करना है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, और राजा जो है वो आगे चलता है, प्रजा पीछे चलती है। तो नेचुरल सी बात है, ये लीड करते हैं, लीड विद चेंज। तो वो एक क्वालिटी इनके अंदर होती ही होती है। दूसरा ये है कि थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि बन जाती है, तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन तो होता ही है। वहीं जैसे राजा का स्वभाव होता है कि बहुत काम कर लिया उसके बाद आराम भी कर लिया। जैसे शेर के अंदर हम देखते हैं कि जब उसे दौड़ लगानी होती है अपने शिकार के लिए तो बहुत स्पीड पे दौड़ लगाता है, और उसके बाद जब खा पी के रिलैक्स हो जाता है तो फिर रेस्ट भी करता है। एक ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि ऐसे लोग कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, तो उस चीज़ से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अब दोस्तों, इनके जो लगन के मालिक हैं वो जाके बैठे हैं 10th हाउस में यानी सूर्य। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होते हैं। जो भी इंसान का दोपहर का या इस टाइम का बर्थ होता है तो सूर्य 10th हाउस में देखे जाते हैं, यानी बहुत पावरफुल दिग्बली, सरकार के कारक, सत्ता के कारक, शासक के कारक सूर्य 10th हाउस में जाके बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल जो है वो सेनापति है, तो ये राजा के लिए और फ्रेंडली नक्षत्र बन जाता है, तो ये और ज़्यादा राजा को पावर देता है। ऐसे आप मान सकते हैं, और या ऐसे आप कह सकते हैं कि इनका लगन का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर से वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो उसके मित्र का नक्षत्र है, तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। वो बन जाते हैं गुरुदेव, क्योंकि वो पंचम स्थान के मालिक हैं, यानी पूर्व पुण्य। हमें जो भी मिलता है, जैसे हम जिस घर में पैदा हुए या हमारी इस ज़िंदगी में क्या चीज़ें मोटी मोटी रहेंगी, तो हमारे पिछले जन्मों के ही कर्मों के फल होते हैं। अब इनका जो 5th हाउस का मालिक है वो बैठा हुआ है 2nd हाउस में। अब आपको ध्यान रहे कि गुरु जो होते हैं वो 2nd हाउस के, 4th हाउस के, 5th हाउस के, 7th, 9th, 10th, 11th, कहीं ना कहीं 12th, इन सारे घरों के कारक होते हैं। तो पंचम स्थान का मालिक धन के घर में बैठा हुआ है, तो इनको जिस घर में पैदा हुए वो ऑलरेडी अच्छा खासा फैमिली, अमीर थी या बिजनेस में थी या उनके पास अच्छा खासा धन था। तो इनको इसलिए पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से जन्म ऐसी जगह मिला जो फैमिली के पास धन था, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का भी होता है। तो ये भी हम बहुत अच्छी स्थिति ही मानेंगे। और यहाँ हम देखें जुपिटर जो है वो चित्रा नक्षत्र में है। अब दोस्तों, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज चित्रा जो है वो भी मंगल का नक्षत्र है, यानी फ्रेंडली नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं इनका 5th हाउस भी पावरफुल ही हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके जो 9th हाउस के मालिक हैं वो बन जाते हैं मंगल देव, और मंगल देव बैठे हैं पहले घर में। तो ये बन जाता है त्रिकोण लगन राजयोग, क्योंकि त्रिकोण का मालिक लगन में आके बैठ गया। वहीं मंगल सुख सुविधा वाले घर के भी मालिक हैं, यानी इनको कहीं ना कहीं अपने भाग्य से सुख सुविधा मिली हुई है। मंगल लगन में आए हैं तो और ज़्यादा पावर और ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी दोस्तों, मंगल की एनर्जी आप जानते हैं, पहले अगर कुंडली में पहले घर में हो तो ऐसे इंसान को हम मांगलिक कहते हैं। लेकिन वो योग कारक होकर पहले घर में बैठे हुए हैं, तो वो इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा भर देते हैं। यानी वो अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा बहुत मनमुटाव वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन इंसान के अंदर मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, वो चीज़ की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों, मंगल जैसा मैंने आपको बताया कि ये पहले घर में बैठे हैं, तो ये है मगा नक्षत्र में। और मगा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं ये होते हैं केतु देव। और आप देख सकते हैं केतु कहाँ बैठे हैं, मंगल के ही घर में।
और मंगल की चौथी दृष्टि इसी घर पे यानी अपने ही घर पे पड़ रही है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो भी 8th हाउस पे पड़ रही है और 7th हाउस पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इनके चार्ट में पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन में बना हुआ है और नक्षत्र बेसिस पे भी अच्छी कॉम्बिनेशन पे बना हुआ है। अगर हम डिग्री वाइज देखें तो लगन के मालिक सूर्य हैं जो 29 डिग्री के हैं। तो डिग्री वाइज ज़रूर वो थोड़े से वीक हो गए हैं, लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो ये अगर हम, क्योंकि अगर देखें लगन 6 डिग्री का है, अगर हम चलित चार्ट देखते हैं जो ये वाला चार्ट होता है, तो यहाँ आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि चलित चार्ट में, सॉरी चलित चार्ट ये वाला है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। अगर आप चलित चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य जो हैं वो खिसक के 11th हाउस में आ गए हैं, यानी लाभ स्थान में आ गए हैं। तो अगर आपको डिग्री वाइज 29 डिग्री के यहाँ दिख रहे हैं और आप कहोगे कि अरे आपका तो लगन का मालिक ही बहुत वीक है, तो चलित चार्ट में भाव स्पष्टि की जाती है कि वो प्लेनेट कितना रिजल्ट दे रहा है और किस भाव का रिजल्ट दे रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन से हम ये कहेंगे कि इनके लगन के मालिक 11th हाउस का ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं और 10th हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं, यानी दोनों ही चीज़ें अच्छी ही मानी जाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके दूसरे प्लैनेट्स के बारे में। अब देखिए इनकी कुंडली में जो है चंद्रमा, ये 4th हाउस में बैठे हैं। अब चंद्रमा इस कुंडली में 12th हाउस के मालिक होते हैं और बैठे हैं 4th हाउस में, और यहाँ पे वो नीच के हो गए हैं। लेकिन मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ने से उनका नीचभंग हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा के हैं, क्योंकि सूर्य से डायरेक्ट ऑपोजिट हैं, तो इसलिए। और अगर आप चलित में भी देखेंगे तो मून यहाँ पे है और सन यहाँ पे है। तो जब भी चंद्रमा से जो सूर्य होते हैं वो सप्तम यानी समसप्तक होते हैं, यानी वो 1 से 7वें घर में होते हैं, तो ऐसा इंसान का जन्म पूर्णिमा का होता है या पूर्णिमा के आसपास का होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, यानी चंद्रमा इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों वहीं हम आगे बात करते हैं, इनके केतु बैठे हैं 4th हाउस में और राहु बैठे हैं 10th हाउस में। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, क्योंकि राहु जो है वो कारक है नौकरी का। अगर किसी इंसान को मतलब आगे बहुत बढ़ चढ़ के काम करना है, अपनी इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, नौकरी में बहुत तरक्की करनी है, तो 10th हाउस का जो राहु होता है वो उसके हर्डल्स को साइडलाइन करके उसको बहुत आगे ले जाता है। और ऐसा राहु स्पेशली अच्छा रिजल्ट देता है 42 की एज के बाद, जब राहु मैच्योर हो जाता है। शनि जो होता है वो 36 के बाद अच्छा रिजल्ट देना शुरू करता है, अगर मतलब कुंडली में ऐसी जगह बैठा हो कि वो योग कारक हो। लेकिन राहु 42 के बाद अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है। और अभी इनकी जो एज है वो 74 के आसपास है, या 70, क्योंकि 46 का बर्थ है तो 78 के आसपास है। तो राहु इनका ऑलरेडी मैच्योर 42 के बाद हो गया था, तो वो भी हम अच्छी स्थिति मानेंगे। अब देखिए इनकी जो नेक्स्ट हम बात की जाए वो ये कि केतु जो 4th हाउस में होते हैं, तो केतु जो है वो इंसान को जहाँ बैठते हैं वहाँ से इनसेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं, यानी जो भी होता है इंसान को लगता है कम है, मुझे और चाहिए। तो ये घर है सुख का, तो ऐसा इंसान सुख की तलाश में और आगे बढ़ता है, यानी और आगे करने की कोशिश करता है। उसे अपने घर से दूर भागने की कोशिश करता है कि मुझे घर में सुख नहीं मिल रहा, मुझे और सुख चाहिए, मैं कहीं और जाऊं। तो इंसान को सुख ढूंढने पे वो आगे बढ़ाता है। दोस्तों वहीं देखिए राहु 2 नंबर और 3 नंबर में उच्च के होते हैं, केतु 8 और 9 नंबर में उच्च के होते हैं। तो इस एक तरीके से भी हम कह सकते हैं कि राहु केतु इनके उच्च के हैं। तो आज की डेट में कलयुग का राजा है राहु, तो इनका उच्च का हो जाना अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बुध की बात करते हैं। सिंह लगन की कुंडली में बुध जो हैं वो धन और लाभ के मालिक हैं, क्योंकि ये 2nd हाउस यानी धन और लाभ यानी 11th हाउस के मालिक हैं। कहाँ बैठे हैं? लाभ स्थान पे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा योग है। लाभ स्थान का मालिक लाभ में ही हो तो इंसान को लाभ तो मिलता ही रहता है काफ़ी अच्छे लेवल का। और वहीं अगर हम देखें कि जो बुध है इनका, उसकी दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस पे, और 5th हाउस जो होता है ये जनता का धन होता है। 4th हाउस जनता, 5th हाउस जनता का धन। तो अमेरिकन इलेक्शंस में आप अगर जानते होंगे कि फंड रेजिंग होती है, बहुत सारा पैसा लोग डोनेट करते हैं, तो हम उसे जनता का पैसा भी कह सकते हैं। और अगर आप वैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो सुख सुविधा जो आपको मिलेगी तो वो तो बहुत चरम सीमा की यानी बहुत ही अच्छी होगी। तो इसलिए इनको जनता का भी बहुत ज़बरदस्त प्यार मिलना, जनता का धन मिलना, उसका भी योग बनता है।
अब इनके जो शनि है और शुक्र हैं ये 12th हाउस में है। 12th हाउस विदेश का होता है, खर्च का होता है, ये लगन को बांधने का काम करता है, यानी 12th हाउस को हम इन जनरल अच्छा नहीं मानते। शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग में आ गए हैं क्योंकि वो छठे घर के मालिक हैं, तो वो विपरीत राजयोग में आ गए हैं। 12th हाउस होता अच्छा नहीं है, लेकिन विपरीत राजयोग के होने की वजह से कहीं ना कहीं शनि को पावर मिल जाती है। और शुक्र जो है ये 12th हाउस में योग कारक होते हैं। जिसकी भी इंसान की कुंडली में 12th हाउस में शुक्र होता है, ऐसा इंसान पैसा खर्च करता है अपनी पर्सनैलिटी पे, परफ्यूम्स पे, लग्जरी आइटम्स पे, और पैसा उसके पास आता रहता है, तभी वो खर्च करता रहता है। तो शुक्र का 12th हाउस में होना बहुत अच्छा माना जाएगा। और शनि विपरीत राजयोग में है, तो ये भी एक तरीके से अच्छी स्थिति बनती है। हालांकि 12th हाउस में शनि होते हैं तो अपना नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन फिर भी। अब दोस्तों, शनि और शुक्र जो साथ में हैं, ये इंसान को स्कैंडल्स में, वो भी ऑपोजिट सेक्स के साथ, फंसाने का काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि 12th हाउस में शनि शुक्र को, या कहीं भी शनि शुक्र के साथ हों, तो शुक्र के ऊपर छाया डाल देते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो शनि है पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है ये गुरु का नक्षत्र होता है, और वीनस भी जो है वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में है। यानी ये दोनों के दोनों नक्षत्र वाइज जो लॉर्ड है वो गुरु का है। यानी उसमें से कुछ ना कुछ बचाव हो जाना, या परेशानी हुई लेकिन निकल जाना, बदनामी हुई लेकिन गुरु ने बचा लिया, तो वो थोड़ी स्थिति बनती है। वहीं बुध इनके आर्द्रा नक्षत्र में है, जो राहु का नक्षत्र है, तो ये और भी बढ़िया है। और राहु मंगल के नक्षत्र में है। और अगर कंप्लीट करें तो केतु ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम कुंडली को एक नज़र से देखें तो कुंडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कुंडली का जो मालिक है वो 10th हाउस में बैठा है, तो अपने आप में कुल दीपक राजयोग बन जाता है, क्योंकि वो दिग्बली भी हो गया और बैठा भी सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र में है। राहु और केतु जो हैं वो उच्च के हैं, तो ऐसे इंसान को प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत पुश करते हैं, तो इंसान आगे बढ़ता भी है। चंद्रमा नीच भंगर राजयोग में है और सुख स्थान में बैठे हुए हैं। कालपुरुषी कुंडली में इनका अपना ही घर होता है, तो इसको हम ऐसे लेंगे कि जो चंद्रमा है वो थोड़े से वीक हैं, हालांकि पूर्णिमा के हैं, तो उसको हम मीडियम लेवल पे रखेंगे। और बुध जो है वो बहुत स्ट्रांग है। शुक्र डायरेक्ट योग कारक बन जाते हैं, और जो शनि है वो विपरीत राजयोग में है, तो कुंडली इनकी काफ़ी अच्छी बन जाती है। अब नवांश चार्ट में स्थिति देखते हैं। नवांश चार्ट में हम मोटा मोटा 3-4 चीज़ों को ही टच करेंगे। नवांश चार्ट बेसिकली भाग्य के लिए होता है। जो सूर्य यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थे, वो बैठे हुए हैं 4th हाउस में, और अपनी दृष्टि से देख रहे हैं नौकरी भाव को। तो सूर्य की भी जो जो स्थिति है वो नवांश चार्ट के मालिक के घर में ही बैठे हुए हैं। और राहु जो हैं वो शनि की राशियों को, या बुध की राशियों को, शुक्र की राशियों को अपना ही मानते हैं, और कन्या इनकी प्रिय राशि होती है, तो राहु का भी यहाँ बैठा होना अच्छा ही माना जाएगा। नवाम चार्ट के जो मालिक हैं बुध, वो बैठे हैं त्रिकोण स्थान में, इसको भी हम अच्छा ही मानेंगे। और उसके बाद जो 5th हाउस के मालिक हैं शुक्र, वो बैठे हैं धन भाव पे, तो ये भी अच्छी ही स्थिति मानी जाएगी। नवाम चार्ट में अगर हम मंगल को भी देखें तो वो विपरीत राजयोग में है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम इसको ये कहेंगे कि इनका जो नवांश चार्ट है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, यानी लगन कुंडली में जो चीज़ें थी उनको और बल नवांश चार्ट में मिल रहा है। दोस्तों, वहीं चलित चार्ट की बात की जाए, जो भाव स्पष्टि के लिए होता है, यहाँ केवल 2 ही चीज़ों को टच करेंगे। वो ये कि क्योंकि चलित चार्ट जो है ये वाला चार्ट है, इसमें सूर्य और राहु खिसक गए हैं 10th हाउस से 11th हाउस की तरफ, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और जो चंद्रमा और केतु हैं वो खिसक गए हैं 4th से 5th हाउस की तरफ, तो ये भी चंद्रमा के लिए बेहतरीन स्थिति ही बनती है इन कंपैरिजन टू 4th हाउस। और गुरु जो हैं वो 3rd हाउस में आ गए हैं, और उनकी दृष्टि पड़ रही है सूर्य और राहु पे, जो आप लगन कुंडली में भी देख सकते हैं। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है ये सूर्य राहु पे पड़ रही है। अब सूर्य राहु जब साथ में होते हैं तो ग्रहण में होते हैं, राहु की दृष्टि अमृतमयी होती है, तो उसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम कहें कि इन्होंने 3 शादियां की, पहली शादी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो दोस्तों जो इनके 7th हाउस के मालिक हैं वो जाके बैठे हुए हैं 12th हाउस में। तो फॉरेन बॉर्न लड़की से शादी करना, या शादी हो और लड़की या वाइफ दूर चली जाए फिजिकली, मेंटली, इमोशनल लेवल पे, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि 7th हाउस का मालिक 12th हाउस में है। तो फॉरेन बॉर्न के साथ शादी होना, जब शादी हुई तो दूर चले गए। सेकंड मैरिज के लिए हम देखते हैं 9th हाउस।
अब सेकंड हाउस का जो मालिक है जो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये एक तरीके से तो अच्छी स्थिति बन जाती है, लेकिन क्योंकि वो मंगल है तो इसलिए शुक्र का फिर से रोल आ जाता है कि वो इंसान या वो मैरिज भी नहीं चलती है। और इनकी जो थर्ड मैरिज के लिए हम देखते हैं 11th हाउस। अब यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए ये मैरिज इनकी जो मिलेनिया ट्रम्प से हुई तो वो काफ़ी लंबी चल रही है। तो इसका कारण यही है कि इनकी थर्ड मैरिज के घर का जो मालिक है वो स्ट्रांग है और नवाब चार्ट का तो वो मालिक ही है। दोस्तों, चंद्र कुंडली कुछ चीज़ों के लिए देखी जाती है, जैसे विवाह के लिए, प्रेम के लिए, साढ़सती के लिए। तो इसकी अगर हम स्थिति देखें तो लगन का मालिक मंगल 10th हाउस में, दिग्बली, बहुत अच्छी बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनके 5th हाउस का मालिक जो है वो है जुपिटर, और जुपिटर बैठा है 11th हाउस पे, अपने ही घर को देख रहा है, ये भी स्ट्रांग हो गया। इनका जो नेक्स्ट है 9th हाउस का मालिक, वो बन जाता है चंद्रमा, वो जाके बैठा है फर्स्ट हाउस में यानी लगन में, और वो नीच भंग की श्रेणी में आ जाता है। तो मून चार्ट भी इनका बहुत स्ट्रांग है अगर हम वैसे देखें, यानी उस हिसाब से भी देखें तो वो भी एक अच्छी ही स्थिति हम मानेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कि इनकी, जैसे कि इन्होंने अगर मान लीजिए कुंडली दिखाई और उन्होंने पूछा कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी, तो इनकी अगर हम महादशा की गणना करें तो महादशा इनकी बुध की तो बहुत अच्छी थी, जैसा मैंने आपको बता ही दिया, बुध अपने ही घर में बैठे हैं। केतु की महादशा में इंसान धार्मिक होने की तरफ जाता है, लेकिन वो बचपन में ही निकल गई तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा। शुक्र की महादशा में इंसान इंडल्जेंसेस में जाता है, यानी इंजॉय करना चाहेगा, घूमना फिरना चाहेगा, पार्टी करना चाहेगा। तो ये भी जो इनकी महादशा थी ये 75 में, यानी जब तक ये 30 ईयर्स के हुए निकल गई, यानी उस पीरियड में भी इनकी गर्लफ्रेंड होना, घूमना फिरना, पैसे मौज करना, इंजॉय करना, वो सारी चीज़ें हुई होंगी। अब सूर्य की जो महादशा थी ये इनके करियर को बहुत ऊपर लेकर गई। अगर आपने इनके बारे में स्टडी किया होगा तो पहले ये एक्टिंग या उस लाइन में भी थे जैसे हम सेलिब्रिटी कहते हैं, तो वहाँ इन्होंने अच्छा किया, अभिनय वगैरह का भी जो काम था, ये अपना एक टॉक शो भी चलाते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी जो बिज़नेस को ग्रो किया तो वो भी बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो किया। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें कि इनका जो पीरियड था 91 का, यानी ये वाला जो पीरियड मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, इस पीरियड में क्या हुआ कि इनका, क्योंकि 12th हाउस के मालिक की महादशा थी, तो इस पीरियड में इन्होंने कोशिश भी की कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, रिपब्लिकन ज्वाइन किया, लेकिन ये इनका काम नहीं बना। एक बार इन्होंने ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि मैं चाहता हूं मैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जाऊं, लेकिन इनका वो काम नहीं बना क्योंकि 12th हाउस के मालिक की महादशा थी। आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कुंडली के लगन के मालिक की योग कारक ग्रह की महादशा आ जाती है तो आप 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना तरक्की करते हैं। और जब आपके 8वें घर के मालिक की महादशा हो तो बीमारियां हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, बनते बनते काम रुक जाना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये इनकी जो महादशा थी मोटा मोटा अगर हम कहेंगे तो ये इनके लिए इतनी अच्छी नहीं थी। और इस पीरियड में मैंने ये प्रत्यांतर दशा भी रखी हुई थी इस पीरियड में, क्योंकि वो इनका ऐसा फेज था कि इनका डाइवोर्स हुआ, तो वो ऐसी स्थिति थी कि उनकी महादशा ही फेवरेबल नहीं थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 91 से 98 की। इस पीरियड में भी इन्होंने बहुत ग्रोथ की। अगर आपने इनका बिजनेस या लाइफ स्टडी की होगी तो इनकी जो जो बिज़नेस को आगे लेके जाने की चीज़ें थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हुई। इन्होंने फॉर्ब्स के जो टॉप 100 लोगों के बीच में भी ये फीचर इसी पीरियड में ही हुए थे। तो आप लगा सकते हैं कि ये पीरियड इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल था। दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें कि इन्होंने जो इनकी नेक्स्ट लाइफ का फेज़ आया वो था राहु की महादशा का। अब राहु की महादशा जो थी वो 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस का राहु होता है तो हम कह देते हैं कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, नेतागिरी या पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इनकी राहु की महादशा में इनका जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ने लगा, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बढ़ने लगा आगे चल के कि इनको रिपब्लिकन नॉमिनेशन मिल गई 2016 में, यानी 2015 में वो स्टार्ट हुई थी और 2016 में मिली। तो राहु जाते जाते जब तक उसकी महादशा थी और महादशा ख़त्म हो रही थी उस पीरियड में इनको वो गेन दे गए, यानी वो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीत गए। अब इसके बाद ये पावर में आ गए और 2016 से इनकी गुरु की शुरू हो गई है महादशा। अब गुरु इनके योग कारक हैं और बैठे हैं धन भाव में, तो मोटा मोटा हम क्या कहेंगे, धन आता रहेगा, पैसा नहीं रुकेगा। उसके बाद आपकी जो थोड़ा वेट गेन भी हो सकता है क्योंकि गुरु का काम ही वेट गेन कराना है।
और गुरु जो हैं उनकी एक दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान पे। तो सप्तम स्थान 10वें से 10वां होता है, तो आप अपने कार्यस्थल में, जॉब में, बिजनेस में और तरक्की करेंगे। एक गुरु की दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। और एक गुरु की जो दृष्टि है वो पड़ रही है 11th हाउस में, यानी आपको कुछ ना कुछ गेन्स या अच्छे गेन्स होते ही रहेंगे। तो ये जो गुरु की महादशा का फल है, इसको हम यही कहेंगे कि इनके लिए फेवरेबल ही रहेगा, क्योंकि इनके लिए योग कारक हैं। दोस्तों, अब इसमें हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी जो जो 2020 में, जैसे अगर हम कहें कुंडली बहुत स्ट्रांग थी, तो 2020 में ऐसा क्या हो गया कि जो इनको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो उस पीरियड की ये प्रत्यांतर दशा बनती है। इस पीरियड में क्या हुआ कि जुपिटर का तो इनको साथ था, लेकिन इनके अंदर शनि की वो आ गई अंतर्दशा। तो शनि जो है, जैसा मैंने आपको बताया, सिंह, लगन सिंह राशि के जो नंबर 1 एनिमी होते हैं वो शनि ही होते हैं, और कुंडली के 12th हाउस में बैठे हैं, और शनि जनता को भी दर्शाते हैं। आप यहाँ देखेंगे जो नवंबर 5 का चार्ट है, शनि अभी यहाँ मौजूद है। शनि 2.5 साल का गोचर करते हैं, इससे पहले यहाँ थे, इससे पहले यहाँ थे। तो अगर हम 4 साल का पीरियड देखें तो शनि यहाँ पे थे, और इनकी जो दृष्टि थी वो 7th हाउस पे पड़ रही थी, जो जहाँ पे शनि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब शनि क्योंकि बैठे थे 5th हाउस में, तो इनका काम है चीज़ें स्लो कर देना, यानी जो भी जनता से रिलेटेड चीज़ें थी उनमें थोड़ा स्लो डाउन ला देना। तो उन्होंने अपना वो काम किया। और अगर हम देखेंगे गुरु अभी यहाँ पे हैं, और गुरु 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, तो 4 साल पहले कहाँ थे, तो 1 2 3 4, तो वो शनि के घर पे थे, और शनि की गुरु पे दृष्टि थी। यानी कहीं ना कहीं शनि ने अपनी जो काली दृष्टि थी वो गुरु के ऊपर डाली हुई थी। तो इसीलिए इनकी गुरु की महादशा में शनि का जो अंतर था वो चीज़ों को स्लो डाउन करने का था, ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए। इलेक्शन जो होती है वो नवंबर में होती है। इसमें राहु का प्रत्यांतर आया, तो इनको नॉमिनेशन तो मिली, यानी राहु ने इनको वहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन वो उसको नहीं जीत पाए। वो इस वजह से, क्योंकि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन था वो इतना फेवरेबल नहीं बन रहा था। अब आप मुझे पूछेंगे कि ये सब छोड़िए, अब बताइए क्या होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे इनके चार्ट को देख रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कमला हैरिस के चार्ट को देखूंगा, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों में से किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ देखें कि इस बार जो इनकी अंतर्दशा है, ये यहाँ पे शनि की रही, उसके बाद बुध की आई, इसने सपोर्ट किया, ये आगे मूव हुए। बुध मैंने आपको पहले ही बता दिया कहाँ बैठे हैं, जनता के घर को देख रहे हैं, अपनी राशि में बैठ रहे हैं, नवाम चार्ट में भी उनका अपना ही घर है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी अब जो नेक्स्ट अंतर्दशा आई वो केतु की आई। केतु जो है वो वर्तमान समय में कहाँ चल रहे हैं, 2nd हाउस में। 2nd हाउस में केतु धन तो दिलाते हैं, और गुरु की भी पंचम दृष्टि पे हैं, तो इसको हम यही मानेंगे कि ये अच्छी स्थिति में ही बैठे हुए हैं। और राहु अष्टम स्थान में है। राहु अष्टम स्थान में अभी शनि के नक्षत्र में चले गए हैं। और यहाँ इनकी जो नेक्स्ट अंतर्दशा आ रही है वो आ रही है शुक्र की। तो दोस्तों, शुक्र, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भौतिक सुख को दिलाने की कोशिश करता है, यानी इनकी जो शुक्र की अंतर्दशा आएगी, इसमें इनके सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, हो सकता है प्रेसिडेंट बन जाए फिर से, वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वाइट हाउस और सारी जो सुविधा मिलती हैं वो मिल सकती हैं। या हो सकता है कि ये अपने ऊपर कोई एरोप्लेन खरीद लिया, जेट खरीद लिया, कोई बढ़िया गाड़ी ले ली, तो ऐसी सुख सुविधा की चीज़ें इनकी बढ़ेंगी, ये तय है। वो क्यों, क्योंकि शुक्र की ही इनकी अंतर्दशा आ रही है। अब इसके बाद इनकी सूर्य की अंतर्दशा अच्छी है, चंद्रमा की अंतर्दशा को हम मीडियम मानेंगे, मंगल की जो है वो भी अच्छी है, राहु की जो है वो भी अच्छी है। अब आ जाते हैं 5 नवंबर पे। 5 नवंबर मैंने क्यों लिया, क्योंकि इस दिन वोट पड़नी है, और इस दिन मैंने ऐसा टाइम लिया जिसमें 5 नंबर लगन ही आ रहा हो, ताकि हम उसको कंपेयर इजीली कर सकें। दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो लगन के मालिक सूर्य हैं। कहाँ हैं, तो नीच के हैं। 3rd हाउस में जो सूर्य होते हैं वैसे तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर इनका नीच भंग नहीं हो रहा हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड देते हैं। इंसान गलत तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करता है, यानी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ऐसी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम इसको यही मानेंगे कि लगन का जो मालिक है वो वीक है, क्योंकि नीच का हो गया है। दूसरा, इनका जो 9th हाउस, इनका जो 5वें घर का मालिक है वो बन जाता है गुरु, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और गुरुदेव जो है वो अभी 2 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति बनती है कि
कि महादशा का जो मालिक है वो बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा है। हालांकि वो वक्री 9 अक्टूबर से हो जाएगा, लेकिन वक्री होके भी वो पीछे जो चीज़ें रह गई थी उसका रिजल्ट देने के लिए आता है। यानी पिछली बार इलेक्शन जीतने चाह रहे थे लेकिन वो काम नहीं हो पाया, तो वो पिछली चीज़ जो छूटी हुई थी, पेंडिंग कर्मा, पेंडिंग चीज़ें, उसको दिलाने की कोशिश करता है, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अब दोस्तों इनके जो 9th हाउस भाग्य का मालिक है वो है मंगल। कहाँ चल रहा है? 12th हाउस में और नीच का होके। तो इनको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी इनको भाग्य भरोसे नहीं रहना कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, तो मेहनत करनी छोड़ दूं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट होना छोड़ दूं, इलेक्शन रैली ना करूं। तो इनको उस पीरियड में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऊपर से शनि की भी भाग्य भाव पे दृष्टि है, यानी भाग्य को वो और डाउन कर देती है। तो मोटा मोटा हम देखें तो 5 नवंबर का जो पीरियड है, महादशा फेवरेबल है, तो इनको 1 पॉइंट उसका मिल गया। अंतरदशा वीनस की है जो 12th हाउस में बैठा है, जो इनकी सुख सुविधा के साधन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम उस दिन का चार्ट देखें तो उस दिन के चार्ट में लगन का मालिक नीच का, 9th हाउस का मालिक नीच का, 5th हाउस का मालिक पुश कर रहा है कि सत्ता संभालो, आगे बढ़ो, लेकिन वो भी वक्री यानी पेंडिंग कर्मा देने की कोशिश कर रहा है। और जो शनि है जो 7th हाउस में बैठे हैं, क्योंकि ये जनता के कारक हैं तो इनकी तो बात करनी ज़रूरी है। तो जो शनि है वो उनकी दृष्टि है 9th हाउस पे। दोस्तों जनता के लिए हम देखते हैं 4th हाउस को। अब 4th हाउस का मालिक है मंगल, ये खुद ही बैठा है 12वें घर में। यहाँ पे बैठे हैं शुक्र, यानी सुख सुविधा दिलाना चाहते हैं। चंद्रमा यहाँ पे हैं जो नीच के हैं, और इनके नीच भंग राजयोग भी इनका नहीं बन रहा। कई लोग बोलते हैं गुरु की दृष्टि है तो नीच भंग हो गया, लेकिन 8 नंबर राशि में हम चंद्रमा को नीच का ही मानेंगे। बुध जो है इनके सुख जो लगन धन और लाभ के मालिक, वो यहाँ आके बैठे हुए हैं, तो इनको धन और लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पीरियड में अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने अपनी कुंडली में पाठ पूजा उपाय वगैरह किए होंगे, तो उसको इस पीरियड में कुछ फेवरेबल रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज इनके लगन के मालिक का वीक हो जाना, 9th हाउस के मालिक का वीक हो जाना, स्थितियां इनके लिए डावाडोल दिखा रही हैं। यानी अगर ये इलेक्शन जीतेंगे भी तो बहुत नेक टू नेक होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 पॉइंट की लीड है, या जब 55% वोट पड़ गए थे उनको तो 45 ही पड़े थे, तो वो नेक टू नेक रहेगा। दोस्तों अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो इनका जो, जैसा मैंने बताया कि 14/5/1986 बनता है, तो इनका जो मेन नंबर हो गया ये बन गया 5। 5 जो नंबर है ये है मरकरी का, जो मैंने आपको बताया कुंडली में वेल प्लेस्ड है। उसके बाद जो 5 नंबर है ये एनर्जी लेके चल रहा है सन की 1 नंबर की और राहु की, ये दोनों भी वेल प्लेस्ड हैं। तो इसलिए इनका जो 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 मूलांक बनता है, यानी अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 नंबर देखें तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। दोस्तों 5 नंबर जो होता है ये 14 का भी बनेगा, 5 का भी बनेगा, 23 का भी बनेगा। इसमें एनर्जी जो होगी वो मरकरी की होगी, इसमें जो होगी मून की भी होगी और जुपिटर की भी होगी। लेकिन इनका क्योंकि 14 नंबर का बनता है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल है। ये पहली बात हो गई। दूसरा आ गया कि अब हम इसमें बात करते हैं कि इनकी जो भाग्यांक है जो इसको टोटल करके बनता है, ये बनता है 30 यानी 3, और ये है जुपिटर का। तो मैंने आपको बताया जुपिटर इनके धन के स्थान में बैठे हैं, 5th हाउस के मालिक होके, उन्हीं की महादशा है, तो इनका जो भाग्यांक है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हम कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शंस की। इन्होंने 45th प्रेसिडेंट की शपथ ली, टोटल बन गया 9, ये हो गया मार्स मंगल का। जैसे मैंने आपको बताया इनके लिए योग कारक बहुत अच्छी प्लेसमेंट, वेरी गुड है। 2016 की जो एनर्जी थी ये अगर हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा 9, ये भी बन गया मार्स का, तो ये भी इनके लिए फेवरेबल हो गया। अब इसमें 2016 को अगर हम अलग अलग देखते हैं कि एनर्जी किस किस प्लैनेट की है, तो मून की है 2 नंबर, सन की है और वीनस की है। तो आप देखेंगे कि इनके केस में इनकी एकदम से जो चीज़ें ऐसी थी कि सुख सुविधा के साधन बढ़े, जो बड़ा घर मिलना या वो सारी चीज़ें हुई, वो इनके लिए फेवरेबल थी और अच्छी इनके लिए वो गया। 2020 में क्या हो गया? 2020 में टोटल जो बनता है राहु का नंबर बनता है 4, और एनर्जी थी मून की और मून की। इस पीरियड में राहु इनका फेवरेबल था, लेकिन मून की जो एनर्जी थी वो फेवरेबल तो थी, लेकिन राहु के साथ मून का जो कॉम्बिनेशन एक साथ जुड़ता है, वो जैसे हम इस ग्रहण बोलते हैं राहु और मून एक साथ हों, तो वो राहु उसको ख़राब करने की कोशिश करता है। दोस्तों अब बात करते हैं 2024 की।
2024 का जो टोटल बनता है ये है 8। 8 है सैटर्न का। और जैसा मैंने आपको बताया सैटर्न के 12th हाउस में है, विपरीत राजयोग में है, लेकिन फिर भी 12th हाउस वो जनता का घर होता है, तो इसलिए थोड़ी वो प्रॉब्लम करते ही हैं। और वीनस के साथ जो उनके बैठे हुए हैं तो वीनस को ख़राब करने का काम सैटर्न ही करते हैं। एनर्जी किसकी है? एनर्जी इसमें है मून की और राहु की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है 2020 की तरह ही बन रहा है कि इसमें सैटर्न भी फेवरेबल नहीं है और मून और राहु की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनको टोटल 8 हो जाना, तो ये भी थोड़ा सा वीक ही दिखाता है। अगर हम दूसरा चार्ट स्टडी करेंगे यानी कमला हैरिस का, तो हम अलग बात मतलब तो अलग चीज़ कह सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे आ जाते हैं इलेक्शन डे की। इलेक्शन डे है 4 तारीख का, 11 और 2024। अब दोस्तों 4 नंबर आप मेरे मुझसे कई बार सुन चुके हैं कि राहु का ही है, तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो जनता में और बहुत प्रसिद्ध हो जाना उस चीज़ को सपोर्ट करता है। इनकी कुंडली में अच्छा है तो हम 4 तारीख को अच्छा ही मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोटल। ये अगर हम टोटल कर दें इस पूरे नंबर को तो ये टोटल बन जाता है 5, और ये 5 जो है ये मरकरी का है। तो ये जो इलेक्शन डेट है ये इनके लिए सपोर्टिंग है, क्योंकि राहु और मरकरी की एनर्जीज़ हैं और ये दोनों एनर्जीज़ इनको पुश करेंगी इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों फिर हम बात करते हैं लास्ट, जो मैं आपको लास्ट बात बताना चाहता हूँ वो ये कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है ये 47th प्रेसिडेंट के लिए है। 4 नंबर हो गया राहु का और 7 नंबर हो गया केतु का। तो ये दोनों एक तरीके से राहु केतु के, यानी किसी कुंडली में राहु केतु अच्छे ना हो, नीच के हों, या वो ग्रहण या कुछ ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हों, तो वो फिर रोकेगा ऐसे इंसान को जिसकी कुंडली में राहु केतु स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो इनकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो ये अच्छी बात है। टोटल करेंगे तो बनेगा 2, और 2 जो बनेगा वो मून का बनेगा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं राहु केतु स्ट्रॉन्ग है और मून की भी एनर्जी साथ में है, जो हम कहेंगे कि फिर से चीज़ें ऐसी कर देती हैं कि क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप ये टॉपिक स्टडी करेंगे, अगर आपने जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप इनके लाइफ के इवेंट्स देखो। इनकी पहली शादी जो हुई वो किस किस पीरियड में हुई, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि वो जो पीरियड था तो वो ऐसा था कि जब इनकी इवाना जो ट्रम्प है उनके साथ की मैरिज हुई 1977 में, और फिर 1990 में डाइवोर्स हो गया। फिर मार्ला जो इनकी सेकंड वाइफ थी 1993 में मैरिज हुई, 99 में डाइवोर्स हो गया। और मेलेनिया से जो मैरिज हुई वो 2005 में हुई, अभी तकरीबन 19 साल हो गए हैं, वो चल रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 7th हाउस क्या था, 9th हाउस क्या था और 11th हाउस क्या है। तो तीनों मैरिजेस में आपको अंतर दिख जाता है। 7th हाउस का मालिक 12th हाउस में हो, वाइफ का दूर चले जाना है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, या फॉरेन बॉर्न होना, वो कनेक्शन दिखता है। फिर उसके बाद हम देखें कि कैसे इन्होंने जो चीज़ें आगे बढ़ाई वो इनकी कैसी रहीं, या कैसे उनको इन्होंने आगे फेवरेबल किया, या किस हिसाब से वो आगे बढ़े। और दोस्तों लास्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी जो राशि है वो 8 नंबर है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, 8 नंबर राशि जो होती है ये मंगल की है, लेकिन वाटर एलिमेंट है। 1 नंबर मंगल की फायर एलिमेंट होती है। और 8 नंबर जो राशि है इसे हम पॉइजनस वाटर भी कह सकते हैं, और ये रिसर्च से जुड़ी राशि होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 8वां घर जो होता है वो हमारी लाइफ, मृत्यु, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, या जो गड़ा धन है, या ऑकल्ट साइंसेज है, उनको दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी राशि 8 नंबर है। तो ऐसे इंसान के अंदर एग्रेशन विद, लेकिन थोड़ी रिसर्च बेस्ड होता है, यानी वो इंसान चीज़ें पहले खोजता है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं, उनके साथ काम करते हैं, अगर आपने इनको कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के कही, इन्होंने नहीं माननी, क्योंकि वृश्चिक राशि है। तो ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि ऐसे लोगों को अगर एडवाइज़र्स अच्छे मिल जाएं तो ये ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है। और अगर इनको अच्छे एडवाइज़र्स ना मिलें तो वो ऐसा इंसान बहुत फिर लॉस में भी जा सकता है। वैसे ये बात मानते नहीं अगर इनको अच्छी एडवाइस ना मिले। दोस्तों ये मैंने आज जो चर्चा की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप मुझे प्रोत्साहन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही चर्चाओं को लेके मैं आपके साथ आगे आता रहूँगा। आज के लिए आपका